नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम राजपूत और मैं आप सभी लोगों का मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और ये टॉपिक आपके क्लास 10th के प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, वेरी यूजफुल। और इलेक्ट्रिसिटी की आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को और इसी के हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे और इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले पहले हम लोग समझते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो देखिए, चार्ज समझने से पहले हम लोग को ये पता है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अगर इसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से अगर हम इस ऑर्बिट से बाहर निकाल दें, देन इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस पर हम लोग इसको बाहर कैसे निकालेंगे अपनी ऑर्बिट से? अब हम लोग को ये पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट आर सेम। ये दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है दैट इज आल्सो सेम। ये भी कैसा होता है? सेम होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इस पर इतना फोर्स लगाते हैं, इसी वजह से ये उस फोर्स की वजह से उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हमने इस न्यूक्लियस से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर अगर लगा दिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से बाहर निकल आएगा। और जब बाहर निकल आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होती है इसके नेगेटिव चार्ज की वैल्यू। अब आप समझिए कि जो आपने एलिमेंट लिया था उसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो बचा हुआ जो रिमेनिंग एटम होगा उस पर क्या आ जाएगा, उस पर सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पर इतने ही अमाउंट का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी आप एक एलिमेंट ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम। तो सोडियम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 होते हैं। अब इसका आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहें तो 281 होता है। और अगर आपने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है तो आप लोग को पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 बचेंगे। और जो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है उस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो 11 ही रहेंगे ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 11 रहेंगे, इसका मतलब क्या है, इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स इट हैज एन पॉजिटिव चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो आपको समझ आएगा क्या होगा चार्ज, क्या होता है चार्ज। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और रिमेनिंग एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से चार्ज बनता है। हम लोग स्केल को अपने बालों पे रब करते हैं, फिर उसको कागज को चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, अट्रैक्ट होने लगता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन ये चार्ज से ही होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं। और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आप लोग 12th में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। चलिए, ये होता है चार्ज। अब चार्ज से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज के बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब सिर्फ इतना सा है, आप ये समझिए कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे तो उन पर कितना चार्ज होगा। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन पर चार्ज होता है E इंटू एन। एन क्या है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ नंबर्स। मतलब क्या है, इसका इंटीजर मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल। वेयर एन की वैल्यू क्या हो सकती है, +-1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी हम वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना बनेगा वो हमारे पास निकल के आ जाता है, दैट इज द चार्ज। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये तो हो गई चार्ज की कहानी। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। चार्ज के बाद आता है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, इसको जरा समझते हैं। तो देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, पहले इसको जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक वायर है, इस वायर को मैंने जूम करके बना दिया है। आप लोगों को पता है कि वायर में क्या होते हैं, जैसे कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होंगे और
सरफेस पे क्या होंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि वो अपने न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। बहुत दूर का मतलब बहुत दूर एक ऑर्बिट है, उसमें वो लोग रिवॉल्व करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये अपने न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से क्या होता है, इन पर थोड़ा सा भी अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको बोलते हैं, एक ऐसा फोर्स जिससे इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर आ जाए। ठीक है, वो आपका बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जो इसके न्यूक्लियस से ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलकर अपने न्यूक्लियस को छोड़कर इस तरफ मूव होने लगेंगे। बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन की वजह से, ये अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं इसलिए इधर जाएगा, और जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाएगा, इसके अपोजिट साइड मूव होने लगेगा। तो ये क्या है, हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है। अब देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, ये जो वायर है आपका, इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना, तो एक सर्टेन एरिया से जितने पर यूनिट टाइम में चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, तो इसको हम लोग फॉर्मुलाइज कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर इसका हम लोग यूनिट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलॉम, कूलॉम पर सेकेंड, या फिर क्या होता है एम्पियर, कूलॉम पर सेकेंड या फिर एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो जाता है। तो ये क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। ये हो गया हमारा फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज के बाद हम लोगों ने इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, जरा उसकी कहानी समझ लेते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहानी है, ये क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा था कि एक वायर था, उसमें हमने एक तरफ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज लगा दिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वायर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक डायरेक्शन में मूव होने लगे थे। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस चार्ज को मूव कराने में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और वो फोर्स क्या कर रहा है, ये चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव होता है तो वर्क करता है। तो जो वर्क डन बाय दिस चार्ज है, यही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी टू द वर्क डन, द वर्क डन टू मूव वन चार्ज या वन इलेक्ट्रॉन, या वन चार्ज लिख दो या चार्ज लिख दो, to the work done to move charge from one position to another, या दो पॉइंट्स के बीच में मूव करा रहे हैं, किसी भी पोजीशन के बीच में मूव करा रहे हैं, तो वन पोजीशन टू अनदर। तो अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, तो उसी के वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का V इक्वल्स टू, इसको V से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। V इक्वल्स टू होता है जो वर्क डन आपने किया है और जितना आप चार्ज ले जा रहे हैं, इन दोनों का रेशियो ही क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ये क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब हम लोग को पता है W क्या होता है, W मतलब वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। अच्छा, इसका क्या होता है, यूनिट क्या आता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तभी तो चार्ज मूव होता है, और जब चार्ज मूव होता है तभी तो करंट बनता है। और करंट क्या होता है, जो अभी हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे, करंट वो कैसे बन रही थी, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है पर यूनिट एरिया से, पर सर्टेन एरिया से, पर यूनिट टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे, उतने ही क्या हो रहे थे, पॉजिटिव चार्ज भी तो इस साइड मूव हो रहे थे। इसी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट जो है इस डायरेक्शन में जाती है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसी होती है, ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस तरीके से मूव होते हैं। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब हम लोग समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जरा समझते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ समझते हैं। तो ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि आप जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो बढ़ता जाता है। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ जाएगा हमारा। चलिए तो क्या होता है, फिर से वही वायर है हमारा, अगर हमने पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया है तो क्या हो जाएगा भैया, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगा पर यूनिट टाइम। तो कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी वायर की फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, ठीक है, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, ठीक है, लेंथ, एरिया, तो क्या होगा, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। क्या कह रहे हैं ओम? ओम ने ये कहा है कि अगर किसी भी मेटल वायर की या कंडक्टर की आपने फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करी है तो क्या होगा, जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। कहने का मतलब है कि अगर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, आपका करंट बनेगा। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी भी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी इफ देयर इज नो change in physical condition, फिजिकल कंडीशन बोले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, लेंथ हो जाएगा और एरिया हो जाएगा। अगर आपने ये चीजें ना चेंज करी, अगर आप ये चेंज कर देंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। सो वी हैव टू, फिजिकल कंडीशंस को कैसा रखना पड़ेगा, हमको सेम रखना पड़ेगा। ओके, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके आगे तो आप समझ ही जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल करना पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी के लिए इक्वलिटी का नियम क्या होता है, जरा समझ लेते हैं इसको भी एक बार, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि आपको 2 रुपए में 4 टॉफी मिलती है, ठीक है, तो आप बताइए 4 रुपए में कितनी टॉफी मिलेंगी, 8 मिलेंगी। 8 रुपए में कितनी मिलेंगी, 16 मिलेंगी। 16 रुपए में 32। तो आप यहाँ ये चीज ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे जैसे आप अपने रुपयों की संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी टॉफियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों अभी एक दूसरे के बराबर नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है पर बराबर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, मैंने बराबर करने के लिए इस पूरे नंबर में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 2 2 जा कितना होता है 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो क्या हो रहा है, ये सारी वैल्यूज क्या हो जा रही है, ये सारी वैल्यूज के बराबर हो जा रही है। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जा रहा है, ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जा रही है। यानी क्या है, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वैल्यूज दोनों इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, इक्वलिटी लाएंगे और एक कांस्टेंट लाते हैं रेजिस्टेंस, ताकि हमको इक्वल करना पड़ रहा है ना। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहीं से ये क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये जो r है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एक वायर के लिए ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होगा, जब आप उसकी लेंथ में, एरिया में, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज ना करें। अभी रेजिस्टेंस को समझेंगे तो समझेंगे इन सब चीजों को। तो अगर आपने रेजिस्टेंस में, लेंथ में, एरिया में अगर आपने कोई चेंज नहीं किया, जो कि मैंने कहा था ये इसकी फिजिकल कंडीशंस होती है जो रेजिस्टेंस को डिफाइन करती है, अगर आपने इन चीजों को चेंज नहीं किया है तो रेजिस्टेंस इज बिकम्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए
अब हम लोग समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं, इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, मैंने इसमें लिखा, एक तरफ वोल्टेज लिखा, एक तरफ करंट लिखा। जैसे मान लेते हैं अगर हमने वोल्टेज को लिया 10 तो हमारा करंट बन रहा है मान लीजिए 5, इसको लिया 20 तो ये बन रहा है 10, और इसको लिया हमने 40 तो ये बन रहा है हमारे पास 20, और इसको लिया हमने 60 तो ये बन रहा है 30। ओके, चलिए अब इन्हीं से हम लोग को ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है, हम लोग को ग्राफ बनाना है वोल्टेज और करंट का। किसका ग्राफ बनाना है हमको, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, अब हम लोग वोल्टेज को कहाँ नाप रहे हैं, वाई एक्सिस पे, करंट को कहाँ नाप रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग पहले इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, जैसे क्वांटिटी दी गई है उसी हिसाब से मार्क कर लीजिए, वरना आप तो चाहे 1 2 3 भी मार्क कर सकते हैं, पर क्वांटिटी का जो इंटरवल है बहुत ज्यादा है, तो उसी हिसाब से मार्क कर लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग होती है करंट की 5 से, 10 से, 20 और 30। इसी तरीके से वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 10 है, 20 है, 40 है और 60 है। ओके, अब मार्क करते हैं। जब हमारा वोल्टेज 10 था तो हमको करंट कितना था, 5, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5,10। 5 चले हम लोग एक्स एक्सिस पे यानी करंट के साथ, और 10 चले वाई एक्सिस पे यानी वोल्टेज के साथ। तो 5 5 10 तो ये पॉइंट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 10 20। तो कहाँ चले 10 10 चले इस पर, 20 चले यहाँ, ये पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से 20 40 तो 20 40 ये पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से 30 60 तो 30 60 ये पॉइंट हो जाएगा। अब जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बता रही है हम लोग को, चलिए देख लेते हैं। तो ये जैसे पॉइंट जो हमने बनाए थे, इनका पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बताएगी, अगर हमको देखना है तो इसके दो तरीके हैं। पहले तो पॉइंट ए को देखिए, पॉइंट ए को देखिए, और पॉइंट ए से हम लोग क्या, हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, करंट के एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। तो ये जो परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल है थीटा, तो हम लोग इसका निकालते हैं स्लोप। स्लोप बोले तो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर में हम लोग कितना चले 10, बेस में कितना चले 5, तो आंसर कितना आया 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी पॉइंट पे निकालते हैं, तो बी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला, फिर से आप करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 20, सॉरी वो इसका ये क्या है, परपेंडिकुलर कितना है 20 और इसका बेस कितना है 10, तो क्या करेंगे 20/10, फिर से टेन थीटा निकालेंगे, 20/10 2 ही आएगा। फिर से सी पे निकालेंगे, फिर 2 आएगा, डी पे निकालेंगे, फिर से 2 आएगा। कैसे, इसका बेस कितना हो जाएगा 60, और इसका सॉरी परपेंडिकुलर हो गया 60, इसका बेस कितना हो गया 30, 60/30 अगेन 2। तो ये जो वैल्यू 2 आ रही है दैट इज द कांस्टेंट। और ये हम लोग कर क्या रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग ये वोल्टेज ही तो है, तो वोल्टेज ही तो कर रहे हैं डिवाइड किससे, करंट से। और हम लोग को पता है ओम्स लॉ से आई वी इक्वल्स टू क्या होता है, वी इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर। तो यहाँ से अगर हम आर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा वी अपॉन आई, ठीक है। तो जो हम लोग टेन थीटा में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वी अपॉन आई ही तो कर रहे हैं। तो ये जो हमारा टेन थीटा वो असल में क्या बता रहा है, हमारा रेजिस्टेंस हमको बता रहा है। यानी जो स्लोप होता है वोल्टेज और करंट का, वो हमको क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है। दैट इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगर आपको कभी कभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसमें जैसे मैंने अभी ये जो स्लोप निकाला है, क्वेश्चन क्या आता है, एक इसका एग्जांपल समझते हैं। आप लोगों में क्वेश्चन ये आ जाता है, एक ही पॉइंट से इस तरीके से ग्राफ दे देता है जिसका स्लोप अलग अलग होता है। अब कह देगा ये इसका R3 रेजिस्टेंस है, R2 है, ये R1 है, और ये बोल देगा इन सबका थीटा अलग अलग। तो हो गई, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे इसका स्लोप बढ़ता चला जाएगा। तो जब थीटा आपका बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है और स्लोप क्या बताता है हमको, रेजिस्टेंस बताता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, हेंस क्या हो जाएगा, कब, जब यहाँ वोल्टेज नाप रहे हैं और यहाँ करंट नाप रहे हैं, देखिए तभी ऐसा आंसर होगा। कब, जब वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, करंट और वोल्टेज का देगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3।
ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा ओम्स लॉ। अब हम लोग समझते हैं रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का जो आपका है आपके सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं है रेजिस्टेंस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है। तो रेजिस्टेंस के बारे में आपके में एक फॉर्मूला है, उसको समझ लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ लेंथ। ओके, इन दोनों के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। वैसे तो आप पढ़ेंगे जब आप ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। उसको हम लोग बहुत बड़ी वैल्यू से डिफाइन करते हैं, काफी चीजें आती है उसमें। फिलहाल हम लोग इससे ऐसे समझ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस में अगर यहाँ से फिर से प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा भैया, कांस्टेंट आएगा, अभी आपको समझाया था। अब कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हमारे पास 10th में आपके सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी आपको हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी, आपके में टेबल दी गई है, सारी रेजिस्टिविटी उसमें लिखी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको रेजिस्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो ये है हमारे क्वेश्चन। अगर बाई चांस आपको रेजिस्टिविटी पूछ दे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो अगर रेजिस्टिविटी पूछेगा तो रेजिस्टेंस, एरिया एंड लेंथ दिया होगा, ठीक है। तो जो गिवन होगा वो इन चारों वैल्यूज में से 3 वैल्यू गिवन होगी, एक आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके से आप लोग रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, पहले नहीं पहले हेडिंग डाल लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या आता है, सबसे पहले आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको जरा समझते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस को एक सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब होता है वन बिहाइंड वन, एक के पीछे एक, ठीक है। तो हमने सीरीज में इस तरीके से रेजिस्टेंसेस को लगा दिया है, ठीक है। अब आप इन रेजिस्टेंसेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंसेस हैं एक ही वायर में लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही वायर में लगे हुए हैं। और बैटरी को हमने बनाया है जिस बैटरी का वोल्टेज है V। अब देखिए एक ही वायर में लगे हुए हैं, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी इसमें, दैट इज द सेम करंट। इन सारे रेजिस्टेंसेस में इसकी वैल्यू R1 है, इसकी R2 और इसकी R3 है, सब में क्या होगी, सेम ही करंट फ्लो होगी। अब ये जो सेम करंट इन तीनों में फ्लो हो रही है, दैट इज I, I एंड I, और यहाँ से भी क्या निकल के आएगी हमारे पास I। अब ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात, अब आते हैं, ये तो हुई करंट की बात, अब आते हैं वोल्टेज पे। तो जो बैटरी का वोल्टेज है, किसी भी अगर रेजिस्टेंस में आपको करंट फ्लो कराना है या किसी भी वायर में करंट फ्लो कराना है तो आपको पोटेंशियल का डिफरेंस देना पड़ेगा। तो आपको जब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज ऑलवेज डिफरेंट। ये सब में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। क्यों अलग अलग रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। अगर रेजिस्टेंस अलग है, करंट तो आपने सेम कर दिया, और फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। आपने पहले R को कांस्टेंट लिया था, अब आपका R ही चेंज हो रहा है, I कांस्टेंट हो गया, तो R चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से वोल्टेज को भी तो चेंज होना पड़ेगा, समझ गए। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो अगर आप रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, I बिकम्स कांस्टेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट आपका कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज चेंज हो जाता है। ओके, चलिए आगे समझते हैं इसका कॉम्बिनेशन। अब हम लोग को पता है कि इसमें वोल्टेज चेंज हो रहा है, लेकिन जो वोल्टेज होगा तीनों का, ये तीनों का वोल्टेज बैटरी के सम के बराबर होगा, क्योंकि यही वोल्टेज तीनों में प्रोवाइड हो रहा है, तभी तो उतना ही करंट तीनों में सेम जा रहा है। तो ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज होगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब हम लोग वैल्यू लगा देते हैं। हम लोग को पता है V इक्वल्स टू होता है IR, तो इसी तरीके से मैं अगर कहूँ आपसे कि V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं IR1, क्योंकि सब में करंट तो I ही फ्लो हो रही है। तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए इन तीनों को हम लोग को पता है V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू क्या है, टोटल I इंटू R। तो V की भी वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा IR। अब हम लोग को पता है इसमें जो करंट है सेम है, दैट इज कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा करंट। तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस
R2 प्लस R3 कॉमन आ गया। अब ये आई यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके ये आई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या हो गया है नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये कब होता है जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। ओके, तो ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है करंट की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज वैल्यू चेंज हो जाती है, और उसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम लोग समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो नंबर 2 आएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंसेस को एक वायर में ना लगा के हम लोग वायर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं और तीनों वन बिहाइंड वन नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको लगाया गया है। अब जरा देखिए इसको ध्यान से, ये है हमारी वोल्टेज, ये है बैटरी हमारी। अब इसमें जो आप देख रहे हैं दो पॉइंट्स, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में तीनों रेजिस्टेंसेस को लगाया गया। उसमें क्या था, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में एक के पीछे एक को लगाया गया था, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो चेंज हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, दो ही पॉइंट्स के बीच में तीनों रेजिस्टेंसेस को लगाया गया है, R1, R2 और R3 को। तो इन तीनों में जो वोल्टेज होगा दैट इज सेम, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ से जो आपकी करंट है वो कैसे हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होके यहाँ पहुंच जाएगी I1, यहाँ पहुंच जाएगी I2 और यहाँ पहुंच जाएगी I3। और ये करंट जब निकलेगी तो फिर से क्या निकलेगी, I1, I2 और I3। और जब निकल के मिलेगी तो फिर से क्या बन जाएगी, I, क्योंकि I ही तो डिवाइड हो गई थी तो फिर से I बन जाएगी। और यहाँ से कितनी करंट चली जाएगी, I चली जाएगी इसमें। तो इस तरीके से करंट का डिवीजन हो रहा है। चलिए अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, तो जो टोटल करंट थी वही तो डिवाइड हो रही है किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब हम लोग को पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, V अपॉन R। V इक्वल्स टू आई आर होता है, R डिवाइड में आ जाएगा, I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप लोग कह सकते हैं कि V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों में सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R3। अब इन तीनों ये चारों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब हम लोग देखेंगे इसमें से V ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब हम लोग देखेंगे यहाँ V से भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर और भी रेजिस्टेंसेस होते तो उनको भी हम लोग इस तरीके से जोड़ देते। तो ये हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। ओके, नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट आएगा, इसके बाद पावर आ जाएगा और चैप्टर खत्म। दो टॉपिक और बचे हैं आपके, चलिए उनको समझ लेते हैं। तो इसके बाद आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट करंट का मतलब है कि अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना वो आपस में टकराते हैं। उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और हीट कितनी जनरेट होती है, जो वो वर्क डन कर रहे हैं उसी के बराबर हीट जनरेट होती है, क्योंकि वो उतना ही वर्क डन कर पा रहे हैं। बाकी एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो जा रही है, हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है, और अगर मैं कहूँ कि वर्क डन को कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, V W अपॉन Q। तो यहाँ से W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ओके, तो यही वर्क डन क्या बन जाता है हमारा, हीट में कन्वर्ट हो जाता है।
ओके, तो यहाँ से हम लोग H इक्वल्स टू वी इंटू क्यू भी बोल सकते हैं। अब हम लोग इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ इक्वल्स टू क्या होता है? वी इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, यहाँ लगा दो। और क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? आई इंटू टी होता है, यहाँ लगा देते हैं दोनों वैल्यू। तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। अब हम लोग को पता है आई क्या हो जाता है? आई स्क्वायर आर टी। तो ये क्या होगा हमारा? हीट का फॉर्मूला, ठीक है। ये होती है हीट, ठीक। कितनी हीट जनरेट हो रही है इसको हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। ओके, तो ये हीट का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को और भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, बट जो फॉर्मूला है वो बस ये है। इसमें हम लोग जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन रिक्वायर्ड होगा उसी तरीके से वैल्यूज को लगाते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में क्वेश्चंस नहीं हो रहे, इस वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक और बचा है, पावर को समझ लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए तो समझते हैं पावर। पावर क्या होती है? ये हो गया हीटिंग इफेक्ट, इस तरीके से हीट हम लोग निकाल लेते हैं। तो पावर क्या होती है, पावर को कैसे समझते हैं? आप लोगों ने 9th में पावर का एक फार्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कौन इंसान कितने समय में कितना काम करता है। जो कम समय लेता है काम करने में उसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को कैसे करते हैं? रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड, ओके। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन टी। अब देखिए W इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग को पता है V इंटू क्यू। अभी हम लोगों ने देखा था या पहले भी देखा था, V इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इंटू क्यू। इसी W की वैल्यू आप यहाँ पे लगा देंगे तो V इंटू क्यू अपॉन टी। अब हम लोग को पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोले तो Q अपॉन टी, ये क्या होता था? करंट होता था। तो ये Q अपॉन टी क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? VI। ये होता है हमारी पावर। अब देखो ये जो पावर है ना, इसमें हम लोग और भी फॉर्मूले लगा सकते हैं, जैसे V का ओम्स लॉ से फॉर्मूला होता है IR, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर आई इंटू आर। आई यहाँ पे लगा दिया तो आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? पावर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू लगा दी जाए तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। अब इस वाले फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे लगा दें आई की जगह, तो हमारी पावर की क्या इक्वेशन आ जाएगी? P इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगी V इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। तो जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू दी जाएगी उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा देंगे, ठीक है। एक चीज और है इसमें आपके, ठीक है, क्या है कि जो आपका पावर है वो हम लोग किलोवाट आवर में कैलकुलेट करते हैं। किलोवाट आवर में क्यों कैलकुलेट करते हैं? उसको 1 यूनिट बोलते हैं असल में। जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है तो वो जो यूनिट होते हैं ना आपके, जिससे बिल आता है बिजली का बिल, तो वो किलोवाट आवर में होता है। तो जो हमारा जो वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन तो हम लोग जूल से लिखते हैं, और पावर का यूनिट होता है वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, ठीक है। अब हम लोग को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। किलोवाट आवर का मतलब हो गया, देखिए P इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? W अपॉन टी। तो W का मतलब होता है जूल, टाइम का मतलब होता है सेकेंड। तो ये क्या हो गया? जूल पर सेकेंड हो गया। पर हमको जूल पर सेकेंड में नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए? किलोवाट आवर में चाहिए, ओके। अब इस जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। चलिए अब देखिए, असल में जो यूनिट होता है वो हमारा वर्क डन बताता है। जितना आपने वर्क डन किया होगा उतनी आपकी बिजली का यूज हुआ होगा, उतना ही आपका बिल आ जाएगा। तो हम लोग वर्क डन यहाँ से निकाल देते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी। और P का मतलब क्या होता है? वॉट। तो ये क्या हो जाएगा? वॉट। अब अगर W आपका 1 जूल है, आपने 1 जूल एनर्जी का यूज किया है, तो 1 जूल आपका वर्क डन हो गया। और तो क्या होगा? 1 वॉट पावर यूज होगी 1 सेकेंड में, ओके। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर वॉट है तो वॉट इंटू सेकेंड तो होता ही है। अब हमको किलो वॉट में चेंज करना है। तो आप समझिए, अगर मैं कहूँ कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं तो आप कहेंगे 1000। तो इसी तरीके से इसको अगर हमको 1 किलो में चेंज करना पड़ेगा तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राम है। तो अगर 1 ग्राम की बात करेंगे तो 1 अपॉन 1000 किलोग्राम हो जाएगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब 1 सेकेंड में कितने आवर होते हैं? वैसे तो ये बात कॉमन सेंस से नहीं कही जा सकती है, लेकिन हाँ हम लोग कह सकते हैं कि 1 अपॉन 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 इंटू 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 अपॉन
60 इंटू 60 कितना होता है 3600 आवर्स। तो ये किस में बदल जाएगा अब 1 जूल इक्वल्स टू 1 अपॉन ये क्या हो गया 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 60 3600। तो ये हो जाएगा 1 जूल इक्वल्स टू, अब ये किस में बदल गया किलो वाट आवर बदल गया, क्योंकि सेकंड किस में बदल गया आवर में और वाट किस में किलो वाट में। ओके, तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 36 इंटू ये 3 है, इसका हम लोग बोल सकते हैं 10 टू पावर 3 और ये 2 है, इसको बोल सकते हैं 10 टू पावर 2 और मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को पता है पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 5। तो 1 जूल में इतने किलोवाट आवर होते हैं 10 टू पावर 5, इतने किलोवाट आवर होते हैं। अब एक चीज समझिए, ये तो 1 जूल में हो गए, अगर कहें 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अगर मैं कहूँ 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हो जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू पावर 5। अब देखिए बुक्स में जो आंसर लिखा होता है वो पॉइंट में लिखा होता है सेचुरेशन वैल्यू में, तो 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 10 से डिवाइड करने पे यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 10 टू पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 6। तो ये थी आपकी रिवीजन क्लास। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में